एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। मैं हूं लेखा शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूं लेक्चर 14 संपूर्ण रिवीजन सीरीज़ का। जैसा कि हम इसमें एमसीक्यूज़ करते हैं, आप सबको पता ही है, हम सेम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि आज से हम ज्योग्राफ़ी के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम आज से पढ़ेंगे ज्योग्राफ़ी। आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हों, ये आपके लिए हेल्पफुल हों। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पिछले लेक्चर में शायद एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी है दैट इज़ नॉट लोकेटेड इन जबलपुर, वो सागर में लोकेटेड है। यू वर राइट, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। इसलिए मैंने कमेंट में भी आपको सॉरी बोल दिया था एंड आई एम सेइंग दैट सॉरी अगेन कि वो गलती से मुझसे वो मिस्टेक हो गई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप उसे प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर में ही है। ओके, आई होप कि आप उसे क्लियर कर लें आप, ठीक है। ओके, और इसके अलावा हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। ये जितने भी कोर्सेज हैं, आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन चीज़ों को कवर किया है और बहुत ही कंसाइज वे में कवर किया है, जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से और बहुत कम टाइम में हो सके। तो आप लोग प्लीज़ एक बार रेफ़र करिए, एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे जाइए और ये सारे कोर्सेस आप देखिए। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ हैं जैसे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, मेंस टेस्ट सीरीज़ है, यूनिट 7 का फुल कोर्स है। इसमें आपको साइंस में जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स होती आई हैं अभी तक, या आपको कोई भी डाउट है, आपका पूरे वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है बाय प्रखर सर, और वो बहुत ही अच्छे से साइंस आपको पढ़ा रहे हैं इस कोर्स में। आप प्लीज़ इसको एक बार जाके देखिएगा। यूनिट 9 में भी बहुत सारी हमारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो पाते। तो आप प्लीज़ इस कोर्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा MPPSC की पेपर 2 की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, NCERT की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और इसके अलावा एक MP डिस्ट्रिक्ट की बुक भी है उसमें, जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें 52 डिस्ट्रिक्ट्स दी गई हैं, जो कि आपको, जिसमें आप देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट एक पेज पे दी गई है और उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक पेज में सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ, मतलब कुछ भी चीज़ ना छूटे, ये कोशिश करी है हमने। तो आप उसे प्लीज़ जाके एक बार एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा एक रिफ़ंड पॉलिसी भी है हमारी। आप अगर आपको कोर्सेज पसंद ना आए तो आप रिफ़ंड पॉलिसी पे भी जा सकते हैं, आप उसे भी देखिएगा एक बार। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और इसी टाइप के लेक्चर्स और इसी टाइप का मटेरियल आप चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो एक बार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को रेफ़र करें, है ना, एक बार जाके उसको विज़िट करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने कहा, आज से हम करेंगे MP ज्योग्राफ़ी, है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। और प्लीज़, जैसा कि मैंने हर लेक्चर में आपसे कहा है, एक पेन और एक कॉपी के साथ बैठिएगा, जिससे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते हुए चलिएगा। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप बता सकते हैं, और कुछ पढ़ना हो तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें सॉल्व कर दूँ। ओके, चलिए तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। Bhind district, which receives least rainfall, is in which physical division of मध्य प्रदेश? सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला भिंड जिला मध्य प्रदेश के किस भौतिक संभाग में है? ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि भिंड डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जो कि हमें पता है कि भिंड वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है ना, MP में। तो वो किस डिवीज़न में लोकेटेड है ना, फिज़िकल डिवीज़न, कौन सा फिज़िकल डिवीज़न है जिसमें भिंड डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है? आपके ऑप्शन से A प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड, B प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, C प्लेटू ऑफ बघेलखंड, या D प्लेटू ऑफ मालवा। बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार, या मालवा का पठार? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, द राइट आंसर इज़ B प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना। मध्य भारत का पठार जो है
उसमें लोकेटेड है हमारा भिंड डिस्ट्रिक्ट, है ना। सेंट्रल इंडिया प्लेटू में हमारा भिंड डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। तो आपका आंसर है बी, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल इंडिया के प्लेटू, या पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ एमपी, है ना। फिज़िकल डिवीज़न क्या है एमपी के। तो एमपी जैसा कि हमने पढ़ा है डिवाइडेड है 3 फिज़िकल डिवीजन्स में, है ना। 3 फिज़िकल डिवीजन्स में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। आप ये इस स्लाइड में नहीं दिया गया है, अगर आपको नोट करना है तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक जो पहला डिवीज़न है एमपी का, फिज़िकल डिवीज़न कहते हैं इन्हें, है ना। फिज़िकल डिवीज़न का पहला डिवीज़न है सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। पहला डिवीज़न कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा क्या है, सतपुड़ा मैकाल रेंज, सतपुड़ा मैकाल रेंज, ठीक है। दूसरा क्या है, सतपुड़ा मैकाल रेंज। और तीसरा डिवीज़न क्या है, ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेटू, ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेटू, ठीक है। ये 3 फिज़िकल डिवीजन्स हैं एमपी के, अगर हम मेजर 3 देखना चाहें तो, है ना। उसके बाद ये जो है सेंट्रल हाईलैंड, ये डिवाइडेड है 5 पार्ट में, ठीक है। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके अंडर आते हैं 5 पार्ट, ठीक है। और वो क्या क्या है, उसके अंडर आता है प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ ताकि अगर आप नोट डाउन कर ले हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेकंड आता है बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। थर्ड आता है रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू। फोर्थ आता है मालवा प्लेटू, फोर्थ आता है मालवा प्लेटू। और फिफ्थ आता है नर्मदा सोन वैली, ठीक है। फिफ्थ आता है नर्मदा सोन वैली, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है, शायद एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि एमपी के जो फिज़िकल डिवीजन्स हैं, एमपी कितने फिज़िकल डिवीजन्स में डिवाइडेड है ना। तो अगर आपको मेजर पूछा जाए तो दे आर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और अगर आपको वैसे पूछा जाए कि टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैन इट इज़ 5 + 2 दैट इज़ 7, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो फर्दर 5 उसमें रीजन्स में डिवाइडेड है ना। और उसी रीजन में आता है जो कि हमने ये पढ़ा, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया सेंट्रल हाईलैंड्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है उसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जितनी भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स है ना। जब आप एमपी का मैप देखोगे तो उसमें जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हो गए शिवपुरी, भिंड, मुरैना, मंदसौर, नीमच, गुना, ये वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी में आती हैं, है ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी में आती हैं, वो जो है वो है अंडर सेंट्रल इंडिया प्लेटू, ठीक है। प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया के अंडर वो वाली डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। इसीलिए जो भिंड डिस्ट्रिक्ट है ना, वो पार्ट है किसका, सेंट्रल इंडिया प्लेटू का। अब सेंट्रल इंडिया जो प्लेटू है वो कितना परसेंटेज एरिया है एमपी का, तो दैट इज़ 10.68%, ठीक है। ये फिगर याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि एमपी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आते हैं, है ना। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना परसेंटेज है, बिकॉज सारे जितने भी रीजन्स मैंने अभी आपको बताया 7, उन 7 के आपको एटलीस्ट परसेंटेज याद होना चाहिए। बहुत इजी है, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, है ना, बहुत इजी है। बस आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, दैट इज़ द ओनली थिंग, ठीक है। याद तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो, क्योंकि बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है उसमें। बस ये है कि आप कंफ्यूज ना हो कि किसका कौन सा था, इसलिए आपको 2-3 बार उसे बस रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया का कितना परसेंटेज है, 10.68% है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ एमपी, है ना। और यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, दैट इज़ 57.5 to 75 सेंटीमीटर। इसलिए ये जो रीजन है ये लो रेनफॉल के अंडर आता है, और इसीलिए जो सबसे कम, जहाँ सबसे कम रेनफॉल होती है वो रीजन भिंड यहाँ पे लोकेटेड है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए अब हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन इज़ फेमस एज मस्टर्ड बाउल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सरसों के कटोरे के रूप में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। मस्टर्ड बाउल कौन से क्षेत्र को, कौन से रीजन को कहा जाता है, ए प्लेटू ऑफ मालवा, बी प्लेटू ऑफ बघेलखंड, सी प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड, डी प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार या मध्य भारत का पठार।
आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका भी सही आंसर है डी, प्लाटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना, क्योंकि मस्टर्ड हमने पढ़ा है, मस्टर्ड पाया जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी, जैसे मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा मस्टर्ड कहाँ मिलता है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, और मुरैना जो है वो पार्ट है प्लाटू ऑफ सेंट्रल इंडिया का। बाकी प्लाटू ऑफ सेंट्रल इंडिया के बारे में हमने बाकी सारी चीज़ें अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ ही ली हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक चीज़ और इसमें ऐड होगी, वो ये है कि ये जो सेंट्रल इंडिया प्लाटू है ये आता है मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है सेमी डेसिडियस रीजन, ठीक है। सेमी डेसिडियस जो वेजिटेशन है वो होती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पानी की कमी है ना। तो जो यहाँ पे वेजिटेशन होती है वो वही वाले पेड़ उगते हैं जो कि कम पानी में उग जाते हैं, जैसे बबूल, खेर और शीशम, है ना। बबूल, खेर और शीशम ये क्या है? कम पानी में ये जो ट्रीज़ हैं ये उगती हैं, इसीलिए ये ट्रीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंटली पाई जाती हैं, है ना। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ एन इवन क्लाइमेट? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु सम है? इवन मतलब हमेशा मतलब एक समान बनी रहती है ना। क्लाइमेट जो है वो एक समान बना रहता है, ठीक है। ए इज़ नर्मदा सोन वैली, बी इज़ सतपुड़ा मैकाल रेंज, सी इज़ मालवा प्लेटू, डी इज़ रीवा पन्ना प्लेटू। नर्मदा सोन वैली, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है सी, मालवा प्लेटू, ठीक है। मालवा प्लेटू जो है ये इसका जो क्लाइमेट है ये इवन रहता है। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना, कि इवन जो क्लाइमेट है ये किस रीजन में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है मालवा प्लेटू। अगर नहीं भी पूछा गया हो तो भी आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो कि एमपीपीएससी पूछ सकती है। क्योंकि पिछले साल आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे थे, ज्योग्राफी में स्पेशली, है ना। एमपी की ज्योग्राफी में स्पेशली बहुत ही कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आए थे इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मालवा प्लेटू जो है इसका जो क्लाइमेट है वो बहुत ही इवन रहता है ना। अब मालवा प्लेटू की हम बात करें तो मालवा प्लेटू सबसे पहली बात यही है कि ये सबसे बड़ा रीजन है एमपी का, है ना। सबसे बड़ा रीजन है ये एमपी का, और ये कितना एरिया कवर करता है? ये एरिया कवर करता है 28.62% ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेट, है ना। ये सबसे बड़ा एरिया है एमपी का, 28.62%, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होती है वो कितनी होती है? 120 to 130 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल होती है यहाँ पे। और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं मालवा प्लेटू के अंदर? तो ये जितनी भी वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जो वेस्टर्न साइड्स पे पाई जाती हैं एमपी के, जैसे रतलाम, इंदौर, विदिशा, रायसेन, देवास, सीहोर, उज्जैन, ये सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आती हैं मालवा प्लेटू के अंदर, ठीक है। और इसे कहा जाता है, जो मालवा प्लेटू है ये मोस्ट प्रॉस्परस एरिया है मध्य प्रदेश का, है ना। सबसे ज़्यादा आप ये कहोगे एडवांस जो एरिया है वो है मालवा प्लेटू का, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो मालवा प्लेटू की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट उगती है, इसलिए इसे वीट बाउल ऑफ एमपी भी कहा जाता है ना। सबसे ज़्यादा जो वीट है वो यहीं उगती है, इसलिए इसे वीट बाउल ऑफ एमपी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो भी मालवा में लोकेटेड है, इसलिए इसे एडवांस कहा जाता है। जैसे पीतमपुर हो गई जो कि धार में है, मंडीदीप हो गई जो कि रायसेन में है ना, मेघनगर हो गया जो कि झाबुआ में है, मक्सी हो गया जैसे जो शाजापुर में है ना। इस तरह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो भी लोकेटेड हैं हमारे मालवा प्लेटू में, इसलिए इसे मोस्ट प्रॉस्परस रीजन कहा जाता है एमपी का, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेटू? मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए सिद्ध बाबा पीक, बी सिगार हिल, सी जानपावा हिल, डी बड़वानी हिल। सिद्ध बाबा शिखर, सिगार पहाड़ी, जानपावा पहाड़ी या बड़वानी पहाड़ी? आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज सिगार हिल, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेटू इज सिगार हिल। ये याद रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिगार हिल जो है वो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? मालवा प्लेटू की, है ना। मालवा प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार हिल, ठीक है। आई होप कि ये
आपको क्लियर है। सिगार हिल की हाइट क्या है? 881 मीटर। ठीक है, 881 मीटर जो है ये इसकी हाइट है। इसके अलावा जो जाना पावा हिल है वो भी लोकेटेड तो मालवा प्लेटू में ही है, बट वो हाईएस्ट पीक नहीं है ना। वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 854 मीटर। इसके अलावा उदयगिरी केव्स जो हैं वो भी आपको मालवा में ही मिलेंगे। और यहाँ पे जो रिवर्स बहती हैं उनमें से प्रोमिनेंट रिवर कौन कौन सी है? चंबल, कालीसिंध, बेतवा, पार्वती, शिप्रा एक्सेट्रा, है ना। ये प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो कि मालवा रीजन में बहती हैं। इसके अलावा हमने पिछले क्वेश्चन में ही मालवा प्लेटो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा मैकाल रेंज? कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का भाग नहीं है? कालीभीत हिल, बी बड़वानी हिल, सी असीरगढ़ हिल या डी जानापावा हिल? कालीभीत पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, असीरगढ़ पहाड़ी, जानापावा पहाड़ी। ये क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसका आंसर देखा था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप लगा ही लेंगे कि इसका आंसर जो है ऑब्वियसली डी जानापावा हिल है, क्योंकि ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जानापावा जो हिल है दैट इज़ लोकेटेड इन द मालवा प्लेटू, है ना। मालवा प्लेटू में लोकेटेड है, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा मैकाल रेंज, है ना। और बाकी जितनी हैं तीनों, कालीभीत, बड़वानी और असीरगढ़, ये कहाँ हैं? दे आर पार्ट ऑफ सतपुड़ा मैकाल रेंज। अब इसके अलावा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो 7 हिल्स हैं, 7 माउंटेन्स हैं, ये आते हैं सतपुड़ा मैकाल रेंज में, है ना। फर्स्ट इज़ मैकाल, बी सेकेंड इज़ महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजगढ़, बड़वानी और अखरानी। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन सातों को एक लिस्ट बना के अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। मैकाल, महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजागढ़, बड़वानी और अखरानी, ये जो 7 हिल्स हैं ये आती हैं सतपुड़ा मैकाल रेंज में, है ना। और इसके अलावा जो सतपुड़ा मैकाल जो रेंज है पूरी, वो डिवाइडेड है 3 पार्ट में, राजपीपला, सतपुड़ा एंड मैकाल। ठीक है, राजपीपला, सतपुड़ा एंड मैकाल। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैकाल, महादेव, कालीभीत, असीरगढ़, बीजगढ़, बड़वानी और अखरानी। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच रिवर बेसिन? है ना, मध्य प्रदेश की नदियाँ किस नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आपको नहीं है बताना है। आप क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और एग्ज़ाम में भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना और ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम लगाते हैं ऑप्शन को बिना, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन होगा हम टिका कराते हैं बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े और समझे, है ना। तो यहाँ पे नॉट अ पार्ट ऑफ रिवर बेसिन पूछा है। ठीक है, ए गंगा बेसिन, बी गोदावरी बेसिन, सी इंडस बेसिन या डी महानदी बेसिन? गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन, सिंधु बेसिन या महानदी बेसिन? द राइट आंसर इज़ ऑब्वियसली, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है तो यू नो कि इंडस जो है ना, इंडस बेसिन जो है वो एमपी में नहीं आता है ना। ऑब्वियसली वी नो दैट कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, वहीं पे इंडस रिवर बहती है और वहाँ से वो पाकिस्तान क्रॉस कर जाती है ना। तो वो ऑब्वियसली एमपी तक तो नहीं आती है, इसलिए द राइट आंसर इज़ सी, इंडस बेसिन। ठीक है, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि बहुत सारी नदियाँ हमें पता है कि मध्य प्रदेश में बहती हैं ना। मोस्ट प्रोमिनेंट है नर्मदा, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन से 6 रिवर बेसिन हैं जो कि एमपी में लोकेटेड है ना। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैं अलग से पढ़ा रही हूँ कि जो 6 हैं उनके नाम आप नोट डाउन कर लेना, है ना। कौन से 6 रिवर बेसिन हैं जो कि एमपी में आते हैं? ठीक है, पहला है गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन। दूसरा है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ठीक है, तीसरा है नर्मदा बेसिन, नर्मदा बेसिन। चौथा है गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन। फिफ्थ है तापी बेसिन, तापी बेसिन। और सिक्स्थ है माही बेसिन। ठीक है, माही रिवर का जो बेसिन है वो। ठीक है, तो ये 6 जो रिवर बेसिन्स हैं, मेजर रिवर बेसिन्स हैं, वो एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, गोदावरी और माही।
ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हमने पिछले एग्ज़ाम में देखा था, अभी जो पेपर हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने पूछा था आई थिंक कि चंबल जो रिवर है वो किस रिवर बेसिन का पार्ट है ना। ये क्वेश्चन आया था पिछले ही एग्ज़ाम में हमारे। तो ये जो रिवर बेसिन है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और इन्हें एक लिस्ट के रूप में आप लिख लीजिए। ठीक है, जो गंगा रिवर बेसिन है ना, इसी का जो सब बेसिन है, ठीक है, इसी का जो सब बेसिन है वो है यमुना रिवर बेसिन, टॉन्स रिवर बेसिन और सोन रिवर बेसिन। ठीक है, गंगा का जो बेसिन है, गंगा डायरेक्टली तो नहीं आती है एमपी में, है ना, ऑब्वियसली गंगा डायरेक्टली नहीं बहती है एमपी में, है ना, लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो बहती है एमपी में, इसलिए गंगा बेसिन जो है वो एमपी में मैंने पढ़ाई है आपको, है ना। डायरेक्टली गंगा तो नहीं आती है एमपी में, तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं क्योंकि वो बहती हैं एमपी में, इसीलिए जो गंगा बेसिन है वो पढ़ते हैं हम एमपी में। ठीक है, तो इसके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो जो बहती हैं वो कौन है, एक तो सोन रिवर जो है वो एमपी में ही बहती है, मतलब एमपी के अमरकंटक से वो ओरिजिन होती है ना। इसके अलावा यमुना जो है उसमें बहुत सारी, जैसे चंबल रिवर है वो कहाँ मिलती है, यमुना में जाके मिलती है ना। तो एक ये हुआ कि ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है वो, है ना, तो इसलिए हम गंगा बेसिन पढ़ते हैं, और टॉन्स का भी सेम हिसाब है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर है। मैं इसलिए इतना स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आप नोट डाउन करते हुए चलें, है ना। आप ये चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है तो भी मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें बाद में हम भी पढ़ते हैं और उसमें समझते हैं, तो वो पॉइंट्स हम बाद में ऐड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें बोल के बता दी या लिख के बता दी ताकि आप अलग से उसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए आप मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर इज़ रेफर्ड टू एज वेत्रावती। ठीक है, किस नदी को वेत्रावती कहा जाता है, ए चंबल, बी बेतवा, सी सोन या डी नर्मदा। चंबल, बेतवा, सोन, नर्मदा, ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज बी बेतवा, है ना। राइट आंसर इज बी बेतवा। बेतवा नदी जो है उसी को हम कहते हैं वेत्रावती, और इसका एक और नाम क्या है, इसको गंगा ऑफ एमपी भी कहा जाता है ड्यू टू ह्यूज पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन की वजह से इसे गंगा ऑफ एमपी भी कहा जाता है। ठीक है, बेतवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, वो कुबरा ग्राम रायसेन से निकलती है। ठीक है, कुबरा ग्राम रायसेन से निकलती है। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसके अलावा जब ये फॉल करती है, मतलब जहाँ ये जाके एंड होती है, तो ये क्या होता है, ये जाके जुड़ जाती है यमुना नदी से। ठीक है, यमुना नदी के ट्रिब्यूटरी के रूप में आप कह सकते हैं है ये। तो ये जब लास्ट में जब फ्लो होके ये इसका लास्ट पॉइंट आता है तब ये जुड़ जाती है यमुना रिवर से, है ना। और इसके ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसे हम जानते हैं माता टीला डैम के नाम से। माता टीला डैम के नाम से हम जानते हैं बेतवा रिवर पे जो डैम बना हुआ है उसको। ठीक है, बेतवा रिवर पे जो डैम बना है उसका क्या नाम है, माता टीला डैम। ठीक है, इसके अलावा भांडेर कैनाल भी है जो कि बेतवा रिवर पे ही बना हुआ है। और इसके अलावा अभी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर हुआ तो मैं ही आपको ये चीज़ भी बता दूंगी या मैं पढ़ा दूंगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में है, रीसेंट है, तो इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। ठीक है, केन बेतवा लिंक से एक क्वेश्चन आना मोस्ट प्रोबेबल है, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको क्लियर है। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच नेट एरिया इज़ इरीगेटेड इन मध्य प्रदेश बाय कैनाल्स। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहरों द्वारा कितना शुद्ध क्षेत्र सिंचित किया जाता है। ठीक है, कैनाल्स के द्वारा कितना एरिया इरीगेट किया जाता है एमपी में, ए 17.29%, बी 68.15%, सी 11.84% या डी
2.72%, 17.29%, 68.15%, 11.84% या 2.72%। आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ ए 17.29%। ठीक है, कैनाल्स के द्वारा 17.29% एरिया जो है वो इरिगेट किया जाता है एमपी में। एमपी में सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होता है वो कैनाल्स वो किसके द्वारा होता है, वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा, है ना। और कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज है 68.15%, है ना। 68.15% जो एरिया है वो इरिगेट होता है वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा। अब इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जो वेल्स और ट्यूबवेल्स हैं, है ना, इनका यूज़ कौन से रीजन में होता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें। जो वेस्टर्न रीजन है एमपी का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेल्स और ट्यूबवेल्स का। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इरिगेट करता है, सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया वेल्स और ट्यूबवेल से ही इरिगेशन होता है उसका। और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न रीजन ऑफ एमपी में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि वेस्टर्न रीजन ऑफ एमपी में सबसे ज़्यादा इरिगेशन जो होता है वो होता है वेल्स और ट्यूबवेल से। ठीक है, ऐसे ही जो कैनाल्स हैं, कैनाल्स के द्वारा, कैनाल्स जिसे हम नहर भी कहते हैं, उसके द्वारा जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है वो होता है नॉर्दर्न एमपी में। ठीक है, नॉर्दर्न एमपी में, नॉर्दर्न एमपी में। ठीक है, नॉर्दर्न साइड ऑफ एमपी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैनाल्स के द्वारा इरिगेशन होता है। और एक तीसरा आता है पॉन्ड्स के द्वारा इरिगेशन। ठीक है, जिसका परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 2 to 3% एरिया ही इरिगेट करता है पॉन्ड्स, है ना। 2 to 3% एरिया ही इरिगेट करता है पॉन्ड्स। और यहाँ जो पॉन्ड से इरिगेशन होता है ये प्रोमिनेंट होता है सदर्न एमपी में। ठीक है, सदर्न पार्ट ऑफ एमपी जो है वहाँ पे जो इरिगेशन होता है वो मोस्टली पॉन्ड से होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि वेस्टर्न में होता है हमारा किससे, वेल्स और ट्यूबवेल से, नॉर्दर्न में होता है कैनाल से, और सदर्न पार्ट में होता है पॉन्ड से, है ना। ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चीज़ है ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूँगी, वो ये है कि सबसे कम जो इरिगेशन वाली डिस्ट्रिक्ट है, मतलब लोवेस्ट इरिगेशन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है डिंडोरी। डिंडोरी जो है वो सबसे कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है इसे, है ना, लीस्ट इरिगेशन होता है डिंडोरी में। ठीक है, तो ये भले ही यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ मेंशन नहीं है, मैंने इसलिए आपको ये बताया है, पढ़ाया है, और इसलिए मैं इतना स्लो बोल रही हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर ले, है ना। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन यही कंसेप्ट बनाते हैं, है ना। और आपने पिछले पेपर में देखा है कि ज्योग्राफी से अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना। पिछले पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम आए हैं एमपी, स्पेशली ज्योग्राफी से बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आपको इस 10 क्वेश्चन में मैं उन क्वेश्चंस की भी तैयारी करा दूँ, है ना, उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझा दूँ ताकि आपकी क्वेश्चन से गलती ना हो। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश रेड येलो सॉइल इज़ फाउंड। मध्य प्रदेश के किन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना। ए ग्वालियर, बी दमोह, सी धार या डी मंडला। ग्वालियर, दमोह, धार, मंडला। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है डी मंडला। ठीक है, रेड येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो मंडला में पाई जाती है। अब रेड येलो सॉइल जो है ना, वो सॉइल जो है वो 37% ऑफ एमपी में पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंटेज एरिया में रेड येलो सॉइल पाई जाती है, 37% एरिया में रेड येलो सॉइल पाई जाती है ऑफ एमपी। ठीक है, ये पहला फैक्ट हुआ। दूसरा फैक्ट ये है कि जहाँ भी लो रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल जहाँ लो होती है बेसिकली वहीं पे रेड येलो सॉइल ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि लो रेनफॉल वाले रीजन्स में मोस्टली ये पाई जाती है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्रॉप है ना, तो कौन सा क्रॉप है जो इस सॉइल में ग्रो होता है, तो वो है पैडी। पैडी का मतलब है राइस। ठीक है, राइस जो है वो ग्रो होता है हमारा रेड येलो सॉइल में। ठीक है, पैडी में।
पैडी उसे कहते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है इससे कि जो येलो कलर है वो किस लिए येलो कलर होता है ना। तो येलो कलर जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है ये येलो कलर, है ना। और ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से होता है रेड कलर, ठीक है। रेड कलर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से, और येलो कलर होता है फेरिक ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए, इसलिए मैंने कहा था स्पेशली क्योंकि हिस्ट्री में भी जैसे ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट था कि हिस्ट्री में भी आप पेन और कॉपी के साथ बैठें, है ना। हिस्ट्री में भी हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लिखे थे। आप ज्योग्राफी में भी आपको सेम करना है ना, कि आप एक कॉपी और एक पेन रखिएगा अपने साथ, और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिखते हुए चलिएगा ताकि आपके नोट्स भी बन जाए, ठीक है। तो पहली चीज़ 37% ऑफ द एरिया में रेड येलो सॉइल पाई जाती है, पैडी ग्रो होता है रेड येलो सॉइल में, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि जो येलो कलर है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से है, रेड कलर जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो कम रेनफॉल वाले रीजन्स में हमारी रेड और येलो सॉइल पाई जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। हाउ मच फॉरेस्ट एरिया ऑफ एमपी इज़ इन रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। रिजर्व्ड कैटेगरी में कितना वन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का कितना वन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में है, रिजर्व्ड कैटेगरी में है। ए 32.84%, बी 65.35%, सी 42.68% या डी 55.76%। ए 32.84%, बी 65.35%, सी 42.68% या डी 55.76%। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ बी 65.35%। 65.35% जो है वो एरिया रिजर्व्ड है एमपी के फॉरेस्ट का, ठीक है। रिजर्व्ड होने का मतलब क्या है, रिजर्व्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं होता, यहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड नहीं होता, और फॉरेस्ट आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, है ना। इन सब की एक बहुत ही सीवियर पनिशमेंट मिलती है आपको अगर आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाते हैं तो, है ना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वाला एरिया जो है उसे कहते हैं हम रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है, 32.84% जो एरिया है एमपी के फॉरेस्ट का वो आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट तो अलाउ होता है ना, थोड़ा बहुत ग्रेजिंग भी अलाउड होता है, लेकिन डिस्ट्रॉइंग ऑफ द फॉरेस्ट इज़ नॉट अलाउड, है ना। आप जंगल को बिल्कुल ख़त्म कर दें वो अलाउड नहीं है, लेकिन आपका मूवमेंट अलाउड होता है, आप ग्रेजिंग के लिए भी थोड़ा बहुत जा सकते हैं, है ना, लेकिन आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, ठीक है। और बाकी का जो बचा एरिया है वो अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है, अनकैटेगराइज्ड है। तो आपको ये याद रखना है कि कितना एरिया है, और स्पेशली ये याद रखना है कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया हो। चलिए तो आज का हमारा लेक्चर हम यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, और ऐसे ही और भी लेक्चर्स और भी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंसाइज हमारे कोर्सेज़ को विज़िट करें आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे, ठीक है। एक बार आप ज़रूर विज़िट करके देखें। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है कि आपको एक बहुत ही अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से और इजीली और बहुत ही कम समय में हो सके, ठीक है। तो आप ज़रूर विज़िट करिए एक बार एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। चलिए आई होप कि आप को ये लेक्चर अच्छा लगे, और कोई भी डाउट हो आप तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी कुछ पूछना हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, गुड डे।